कल हमने क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? लास्ट डे ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इको। इको एक 9th में एक चैप्टर भी है अंग्रेजी में, इको एंड नर्किसस। उसमें भी बताए थे प्रतिध्वनि की बात होती है ना। टकराने से जो गूंज होती है, आवाज होती है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, किसी चीज से टकराकर हमारे कानों तक पहुंचती है, तो हम कहते हैं प्रतिध्वनि हो रही है। तीव्र हो सकती है, अधिक हो सकती है, मतलब मंद हो सकती है। तो ज्यादा अगर दूरी पर कोई चीज है तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है लेट के, नजदीक है तो तुरंत सुनाई देती है कि नहीं? आपको अपनी आवाज टकराने के बाद ही सुनाई दे रही है, ठीक है ना। अगर आपकी आवाज चलते चले जाए, वापस टकरा कर आप तक नहीं आए, तो आपने क्या बोला है वो खुद को नहीं सुनाई देगा। आप सुन इसलिए पा रहे हैं क्योंकि वहां टकरा के लौटती है, तो प्रतिध्वनि होती है ना। किसी चीज से टकरा कर वापस जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, जो प्रतिध्वनि कहलाती है। इस तरह के बताए थे, पहाड़ पर्वत वाले क्षेत्र में आप जाते हैं और दूर से आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपको अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। ऐसा लगता है उधर से भी मेरी ही बात किसी ने रिपीट की है ना। सुना जगह, बहुत लंबा चौड़ा जगह है और वहां कोई बिल्डिंग है, कोई ऊंची इमारत है, आपने जोर से आवाज दिया, उधर से भी किसी ने आवाज दिया है ना। समझे? अभी जितनी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, कोलाहल बढ़ते जा रहा है, हद से ज्यादा जो है भवन निर्माण ये सब बढ़ते जा रहे हैं, आवाज खो जाती है, तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं सुनाई देता है। लेकिन जब पूरा शांत वातावरण होता है, उस समय ये आवाज आपको सुनाई देती है। समझे? तो देखो, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं। विस्तृत समझे? एक खास दूरी पर एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग है ना, उसने बताया कि वहां कुछ बजता है साइड में, तो लगता है कि यहां पर बज रहा है। हम लोग जब उधर रहते हैं तो हमें लगता है कि इस बिल्डिंग में ही कुछ बज रहा है, या उधर थोड़ा सा भी आवाज हो रहा था, हल्का भी आवाज होते रहता है रेगुलर, तो हम लोगों को लगता है इस ध्वनि यहां हो रहा है, और वो हो नहीं रहा है, बल्कि वो प्रतिध्वनि हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पर हो रहा है ना। तो ध्वनि से परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तन को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। कल परावर्तन पढ़े थे, आज हम उसी परावर्तन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकंड तक रहती है। कुछ भी आपने सुना ना, वो संवेदना, वो सेंसेशन है, आपको 1/10 सेकंड तक, 1 सेकंड के 10वें भाग तक आपको प्रतीत होता है कि अभी सुन ही रहे, अभी वो सुनाई ही दे रही है ना। मस्तिष्क उन ध्वनि तरंगों को याद रखने की कोशिश कर लेता है कि ऐसा उसकी आवाज। इसीलिए जब कभी आप अपरिचित व्यक्ति से एक बार बात कर लेते हैं और फिर कभी बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसको सुना है ना। लेकिन मल्टीपल लोगों से बात करने के बाद, कई बार, बहुत बार, तो आप कंफ्यूज करते हैं ये कौन लोग हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं करते होंगे, हमको कंफ्यूजन होती है। जैसे फोन पर कोई बात करता है, आपसे डायरेक्ट बात करते हैं और फोन पर बात करते हैं, तो थोड़ा चेंजिंग आता है आवाज में। तो ऐसा लगता है कि हम जरूर पूछते हैं उसका नाम क्या है, कौन है ना। तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन हो सकता है, अलग अलग फैक्टर हो सकता है। तो 1/10 सेकेंड तक है ना, वो तक बनी रहती है। 1/10 बोले या 0.1 सेकेंड बोले, इतना सेकेंड। 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात 1 सेकेंड में 344 मीटर 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ट्रेवल। रूम टेम्परेचर जो नॉर्मली होता है उस तक भी आप बोल सकते हैं कि उसमें वो ट्रेवल कर सकती है ना। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितना होगी? तो दूरी बराबर सूत्र होता है 4 गुना समय। तो हमारे सेंसेशन में जो ध्वनि का प्रभाव है वो 1/10 सेकेंड है ना। और चाल कितनी है ध्वनि की? 344। तो 1/10 गुना 344 कर दिया, तो हुआ कितना? 34.4 मीटर।
अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अगर कहें तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो एक बार गई, एक बार गई और एक बार वापस आई, 2 टाइम्स हो गया बात। तो उससे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम से हमको चाहिए तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दिए। ये तो प्रतिध्वनि हुई हमारे पास जो हुई, तो वो टकरा के हमको तो न्यूनतम दूरी चाहिए, तो हमने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया, तो हुआ 17.2 मीटर, लगभग 17 मीटर बोलेंगे। प्रतिध्वनि आप सुनना चाहते हैं तो लगभग 17 मीटर दूरी होनी चाहिए, अगर आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं किसी की, है ना। आपने बोला आपको सुनाई दे तो लगभग 17 मीटर होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए कमरे या हॉल का आकार कितना होना चाहिए? तो 17.2 बाय 17.2 होना चाहिए, 17.2 मीटर गुना 17.2 मीटर, इतना लंबा और इतना चौड़ा होना चाहिए। तब आप बोलिएगा यहां से टकराई, यहां से टकराई, तब ना आप सुन रहे हैं ना। तो 17.2, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी होगा, है ना, लेकिन लगभग इसके आसपास होना चाहिए। इससे कम भी आपको सुनाई देगा, इसके आसपास भी सुनाई देगा। बहुत ज्यादा होने पर आपको प्रतिध्वनि सुनाई देने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा होने पर और अवरोध भी नहीं है, मान लीजिए, तब टकरा कर लौटेगी तब ना आपको सुनाई देगा, तो अवरोध नहीं। और ध्वनि की तीव्रता भी डिपेंड करती है। आप थोड़ा सा बोलिए, हल्का सा बोलिए और सोच रहे हैं कि प्रतिध्वनि सुनाई दे, तो ध्वनि को वो वेग चाहिए ना वहां से टकरा के लौटने के लिए, वो एनर्जी भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है उसके पास, एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। और सुनाई भी देगी तो आपके कान उसको कैसे नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से आपका मस्तिष्क जो है उसको समझ नहीं पाएगा, है ना। तो ये एक खास फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए ना, तो इतना होना चाहिए। अब देखिए प्रतिध्वनि द्वारा ध्वनि की चाल कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो मान लीजिए ध्वनि का स्रोत है, लाउड स्पीकर हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई है, ध्वनि का एक स्रोत है और ये एक दीवार है ना। तो आप बोले, आपने साउंड प्रोड्यूस किया, तो साउंड यहां से गई, है ना। जो साउंड यहां से गई ये आपतित ध्वनि, आपतित मतलब होता है आकर गिरने वाली, तो किसी सतह से टकराई या आके वहां से टच किया तो वो जो ध्वनि है वो आपतित ध्वनि है। और टकराने के बाद वापस जो लौटी इसको कहेंगे परावर्तित ध्वनि, है ना। तो ये अब हम निकालना चाहते हैं, हमको तो परावर्तित ध्वनि की सहायता से निकालना है वेग, है ना। और वेग का फार्मूला हमको पता है, जो चाल का होता है दूरी बटा समय, तो यही फार्मूला हमको लगाना है। तो पहले दूरी तो कैलकुलेट करना है ना। माना ध्वनि स्रोत से दीवार की दूरी d है, ठीक है। यहां से मान लीजिए यहां तक की दूरी क्या है? d। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? d हमने माना हुआ है कि मान लेते हैं यहां से दूरी d है ना। ध्वनि को जाने आने में लगा समय कितना है? t। गई और वापस टकरा के लौटी है, ये हमको t कुछ भी हो सकता है, तो वहां 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, वो आपके सोच से, आप जो बोल रहे हैं उससे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो गई? एक तो जाने में उतना लगा ध्वनि को और फिर उतना दूरी तय की इसने आने में, तो एक बार यदि d था तो दोबारा आने में भी d रहेगा, तो इसलिए d प्लस d हमने कर दिया 2d हो गया। तो अब ध्वनि की चाल निकालना है, तो कुल दूर तय की गई कुल दूरी बटा लगा समय हो गया हमारे पास, है ना। तो इसलिए v बराबर हो गया 2d बाय t। ये सूत्र हो गया आपका, यदि हम प्रतिध्वनि से चाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फार्मूला हमने प्रयोग किया है। अब उपयोग क्या होगा? तो प्रतिध्वनि के माध्यम से वायुयान की ऊंचाई, है ना, समुद्र की गहराई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हमको पता है यहां से कुछ दूरी पर है, या आपको ध्वनि की चाल पता है, जो आप भेज रहे हैं उसकी चाल आपको पता है। आपने ध्वनि भेजा, वहां गई, ठीक है ना, और फिर वहां टकरा करके लौटी, टाइम कैलकुलेट कर लिया कितना समय लगा वापस सुनने में, है ना। भेजे और वापस सुनने में कितना टाइम लगा, टी कैलकुलेट हो गया हमारे पास, है ना, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उसका जो हम भेजे हैं उसका वेग तो हमको पता ही है,
तो अगर वेग पता है तो हम निकालने की अगर कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, यहां इस सूत्र से अगर प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, डी अगर निकालना हो तो बटा 2 हो जाएगा और इंटू टी, भी इंटू टी बाय 2। इस सूत्र से निकालेंगे तो डी निकल जाएगा कि वो कितनी दूरी पर है कि नहीं। हम लोगों ने सूत्र बनाए हुए हैं, लेकिन चमगादड़ इस सूत्र को नहीं, चमगादड़ उसका उपयोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेता है कि नहीं। चमगादड़ से जो है इसी सूत्र से नहीं, वो सूत्र हमारे पास है, लेकिन वो क्या करता है, वो इसका उपयोग करता है। देखिए, प्रति ध्वनि के माध्यम से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं हम, समुद्र की गहराई भी ज्ञात कर, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज तथा उड़ान के लिए पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। अब ये पराध्वनि तरंगे उस दिन भी बताए थे, प्राश्रव्य तरंगे अपश्रव्य तरंगों के बारे में जब चर्चा कर रहे थे उसमें हमने चर्चा की थी। तो देखिए, तो तरंगे उत्सर्जित करते हैं तथा पराध्वनि के पश्चात इनका संसूचक करते हैं। मान लीजिए कि ये चमगादड़ है और इसने एक ध्वनि उत्पन्न की, यहाँ पर कोई कीड़ा उड़ रहा था, वो ध्वनि यहां से आई और इसको टकराई और फिर वापस लौटी, तब तक ये कीड़ा उड़ रहा है, तो इसका अनुमान लग गया कि वो कितनी दूरी पर है और वो स्पीड में उड़ते हुए उस पर पहुंच जाता है, झपटा मार देता है। इसलिए कभी कभी उसके कैलकुलेशन में गलती कब होती है, तो वो पराध्वनि उत्पन्न कर रहा होता है और आप उसके आगे में आ गए, आपसे टकरा गया है ना, तो वो हाई स्पीड में आता है, वो अनुमान लगा देता है यहीं पर कुछ अवरोध जरूर है, इसलिए वो आपसे टकराते हुए बचता है। कई बार ऐसा होता है चमगादड़ आपको टच करके चला जाता है, आपके हेयर को टच कर लेता है, आपके टच करते हुए आपके बगल से गुजर जाता है, ऐसा हो जाता है ना। सोच के देखिए कि उसकी हाई स्पीड कितनी चलता है वो, और वो कीड़े मकोड़ों को कैसे खा लेता है, कि अपने टकरा के अपने रास्ते में आने वाली चीज को इंडिकेट कर लेता है कितनी दूरी पर है और उसी हिसाब से वहां पर झपटा मार देता है अंधेरे में ही। दिन में तो दिखाई नहीं देते हैं, लाइट बहुत कम दिखाई दे रहा है चमगादड़ों को। अब रात की बात है तो रात में उसको हल्का हल्का दिखाई देता है, इतने लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो, तो कम लाइट में वो देख रहा है, चल रहा है, लेकिन शिकार तो उसको करना, पेट भरना है, तो वहां प्रतिध्वनि का उपयोग करता है। हम मनुष्य क्या करेंगे, हम सूत्र का उपयोग करेंगे हम तो सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें अगर किसी अज्ञात स्रोत की बात करना है, अंधेरे में हम खड़े हैं, हमने जो ध्वनि चिल्लाई या भेजी, हमें पता है उसका चाल क्या है, अगर हम ये जान रहे हैं कितना समय के बाद सुनाई दिया, ये पता लग जाए, आराम से डिस्टेंस पता करने के इतना दूरी पर वो चीज है, हमें इतना दूरी पर जो है चलते हुए सोचना पड़ेगा, इतना दूरी पर हम ट्रेवल करके अब कितना दूरी पर और मिलेगा, है ना, समझे। ये सारी चीजें पता लग सकती हैं हमारे सूत्र से। अगला है अनुरणन, रिवर्बरेशन। तो ध्वनि के बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है, अनुरणन कहलाता है। मल्टीपल जो है उसका बार बार परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो जाए, एक बार नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाए, है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझे कि यहां टकराए, फिर यहां टकराए, फिर यहां टकराए, फिर यहां टकराए, ऐसे करके कई बार। जब इसका क्या नतीजा होगा पता है, जब मल्टीपल इस तरह परावर्तन होगा ध्वनि का, एक बार बोलिएगा और वही ध्वनि कई बार सुना। इको माइक सुने हैं ना, इको माइक, उसमें क्या होता है, हेलो लो 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 लो, हेलो तो चलता है, लो 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 लो, बहुत दूर तक चलते है ना। हेलो माइक, टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, है ना, लोग बोलते हैं ना टेस्टिंग टेस्टिंग। असर गन 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 चलते रहते हैं, चेक 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 चेक, कितना बार चेक हो जाए, एक बार व्यक्ति चेक करने जाता है, कई बार चेक करके चलाता है। हेलो माइक चेक,
आ जाए 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 जाए, आ एक बे है, बाकी जाए जाए नहीं रहता है कि नहीं? आ जाए जाए जाए, आइए न, जाइए, एक बार आइए बाकी जाते रहिए, है ना? मल्टीपल, मल्टीपल वहां रिफ्लेक्शन हो जाता है साउंड का। हाँ, इको की बात कर रहे थे, प्रतिध्वनि, है ना? तो अनुरणन कम करने के लिए सभागार के छतों तथा दीवारों को डिजाइन किए गए लकड़ी या गत्ते से ढका जाता है। जब आप देखिएगा, बताए थे सिनेमा हॉल में यदि खाली दीवारें रहेंगी, एकदम प्लास्टर किया और चिकनी एकदम से टाइल्स है, तो आवाज गूंजेगा। तो आप बैठे रहेंगे ना, आपको सुनाइए नहीं देगा अच्छा से जो है कि वहां क्या हो रहा है ना? हम लोग भी ये जो माइक प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं? कि हमारी रिफ्लेक्शन आवाज नहीं सुना दे। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? पिछले के वीडियो में मेरा देखे हुए कि हो अपनी आवाज खुद को सुनाई देती है, वो रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहाँ से टकरा के वापस आती है, यहाँ से फिर वहां बजा रही है। तो एक साथ कई ध्वनियां इस तरह से मिल रही हैं कि पिछली ध्वनि गई, अगली ध्वनि गई, इधर से उधर, उधर होते होते वो गूंजने लगी और स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही कि बोल क्या रहा है। इसी तरह सोचो, ये तो कम बड़ा है तब ना कमरा, और यदि बहुत बड़ा होता है सभागार, उसमें जब आप ऐसे करते हैं तो और टकराएगा। एक गई, दूसरी आपने भेजी, ये जब तक लौटी तब तक वो पहुंच गई, और ये फिर आपको सुनाई दे रही है, तब तक वो दूसरी तीसरी सुनाई दे रही है, इस तरह चौथी पांचवी, सब इस तरह से आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, और फिर आपको जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो स्पष्ट नहीं होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा जो सभागार होता है जिसमें मीटिंग चल रही होती है, जिसमें संबोधन करना है या जिसमें पढ़ाई करवानी है, या फिर इसके अलावा सोच लीजिए कि जिसके यहाँ जो है सिनेमा देखना है, तो उसका देखिएगा उसके यहाँ क्या किया जाता है, दीवारों पर डिजाइन किया हुआ लकड़ी का जो है गत्ता से ढक दिया जाता है। दरवाजे तथा खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते हैं, जहां पे देखे वहां मोटा पर्दा डालना पड़ता है, एब्जॉर्ब कर ले एक्स्ट्रा ध्वनि परावर्तन, है ना? क्योंकि आप बैठे हुए बीच में, आपके कान को ध्वनि सुनाई देना चाहिए, लेकिन जो दीवारों से टकरा के ध्वनि आई वो नहीं सुनना चाहिए। डायरेक्ट जो आ रही वो तो हमें सुनना ही है, लेकिन दीवारों से जो टकरा के इधर उधर से ध्वनि वो नहीं सुनना है, क्योंकि वो अगर आएगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा उसका, हमारे कानों को कई ध्वनियां सुनाई देगी, तो हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाएंगे जो हमारी मूल ध्वनि हम सुनना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा जो ध्वनि होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना? तो इसके लिए हम उसको पर्दों से ढक देते हैं। इसके अलावा फर्श पर मोटे कालीन बिछाया जाता है। कभी गए होंगे सिनेमा हॉल, कोई गया है यहाँ से? कोई नहीं गया है? गए तो होंगे ही कहीं। हाँ। सिनेमा हॉल में कभी, या बड़े जहां मीटिंग होती है बहुत सारा, या कभी दिखाया गया होगा जहां पर संसद भवन का चित्र देखिएगा, उसमें लकड़ी का ही सब अथी है ना? लोहा का भी बनवाया जा सकता है, उसको देखो डिजाइन क्या हुआ, उसकी दीवारें देखिएगा और नीचे फर्श देखिएगा, ऊपर का डिजाइन देखिएगा सीलिंग का कैसे किया गया है, वो सब है। क्योंकि उसमें तो और भी लोग होंगे और बात बात पर हल्ला करेंगे, और जब इस तरह से हल्ला होगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, तो सुनाई ही नहीं देगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, चिल्ला के बोलना पड़ता है। ऐसे ही माइक भी है तब भी, है ना? तो बैठने की सीट ध्वनि अवशोषक, है ना, अवशोषक पदार्थ से बनाई जाती है। तो बैठने का जो सीट भी देखिएगा वो भी ऐसे पदार्थ से बनाएगा जिसको जो है ध्वनि को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर हमको सुनाई नहीं देगा। अच्छा, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है, समझे? ठीक है।